नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी के अंदर अपने रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। उसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है तैयार किया है। और इसी तरह जो आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी इसी तरह के रहेंगे। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के रहेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है वो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पुटअप किए गए हैं, स्टेट की हो या फिर वो सेंटर की हो। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो लेक्चर आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम विदाउट टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन एन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज डन, व्हाई इज इट एडवाइज टू हैव ए फुल ब्लैडर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक फुल ब्लैडर की सलाह क्यों दी जाती है। ऑप्शन ए है टू हैव ए गुड एकॉस्टिक विंडो, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट, ऑप्शन सी है टू लोअर इम्पिडेंस एंड ऑप्शन डी है टू अलाउ फॉर बेटर प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू हैव ए गुड एकॉस्टिक विंडो। देखिए, ब्लैडर फुल नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो अपना बोनी पेल्विस होता है उसके अंदर होती है। जब ब्लैडर फुल होता है तो ब्लैडर क्या करता है, उसको पुश करता है ऊपर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन को, तो बोनी पेल्विस से ऊपर की तरफ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एकॉस्टिक विंडो है उस लार्ज इंटेस्टाइन की या बाउल की, वो हमें बेटर प्राप्त हो सकती है वो जब वो बोनी पेल्विस से ऊपर की तरफ होगा। ये आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और ये एक फुल ब्लैडर की कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच एक्सरे प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू एवेलुएट फ्रैक्चर इन द नेक ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस की नेक में फ्रैक्चर को एवेलुएट करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है एपी इरेक्ट, बी है लैटरल, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है एपी सुपाइन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि दोनों ही तरह के एपी इरेक्ट और लैटरल दोनों ही प्रोजेक्शन लिए जाते हैं यदि ह्यूमरस की नेक के अंदर किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो या पैथोलॉजी हो, उसको इवेलुएट करने के लिए। आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दोनों ही तरह के जो प्रोजेक्शंस है वो कॉमनली लिए जाती हैं। इसका एपी इरेक्ट है और इसका लैटरल प्रोजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ओनियन पील अपीयरेंस ऑन रेडियोग्राफ इज सीन इन। निम्न में से किस में रेडियोग्राफ के ऊपर ओनियन पील अपीयरेंस दिखाई देता है। ऑप्शन ए है जाइंट सेल ट्यूमर की कंडीशन में, ऑप्शन बी है एविंग सार्कोमा कंडीशन में, ऑप्शन सी है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में एंड ऑप्शन डी है मल्टीपल माइलोमा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एविंग सार्कोमा। देखिए, ऑनियन पील का मतलब होते हैं प्याज का छिलका, यानी कि बॉन के ऊपर कुछ प्याज के छिलके की तरह का ट्यूमर दिखाई देता है। और इस तरह का जो ट्यूमर दिखाई देता है वो एविंग सार्कोमा में ही दिखाई देता है। ये इसका एक विशिष्ट करैक्टर होता है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से बॉन होते हैं और यूँ इस तरह से ऑनियन पील अपीयरेंस की तरह हमें दिखाई देता है, यानी प्याज के छिलके की तरह। ठीक है, आप यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन देख सकती हैं। और ये मुख्यतः लॉन्ग बोन होती है उन्हीं के अंदर होता है, और ज़्यादातर ये बच्चों और जो यंग अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, और जो बाकी के जो सभी जो कैंसर्स हैं, जाइंट सेल, ऑस्टियोजेनिक एंड मल्टीपल माइलोमा, इन सभी का कोई विशिष्ट फीचर नहीं होता है जैसे कि एविंग सार्कोमा का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द फिल्म कंटेन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। फिल्म की कौन सी लेयर्स होती हैं जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को रखती हैं। ऑप्शन ए है सुपर कोट, बी बेस, सी अडेसिव एंड डी इमल्सन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इमल्सन लेयर। देखिए, एक्सरे फिल्म के अंदर क्या होती है, एक तो होती है बेस लेयर, बेस के ऊपर होता है अडेसिव लेयर जो कि अडेशन का काम करती है, और इसके ऊपर होती है इमल्सन लेयर। ठीक है, इमल्सन के ऊपर होती है सुपर कोट लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं जिसको अपन। तो जो इमल्सन लेयर होती हैं उसी के अंदर अपने क्या होते हैं, सिल्वर हैलाइड की क्रिस्टल्स होती हैं, AgBr या फिर AgI।
ठीक है, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो एक्टिविटी है, ऑप्शन ए है इरिवर्सिबल प्रोसेस, बी है सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, सी है स्पॉन्टेनियस और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि एक रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आ सकता है, ठीक है, और ये अपने आप घटित होने वाली प्रक्रिया होती है। और स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः ही ये घटित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी रेफर करता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन को या फिर डीके को एक एटॉमिक न्यूक्लियाई के। रिजल्टेंट होता क्या है कि रेडिएशन का एमिशन होता है और ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके होता है न्यूक्लियस का, और ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर नहीं रिवर्ट करता है, यानी कि वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर नहीं आता। और ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि स्वतः होता रहता है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के या बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस होती हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस होती हैं इंटरनल फोर्सेस, उन्हीं की वजह से ये होता है और ये सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सेल इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कोशिका है जो कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होती है। ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट्स, बी न्यूट्रोफिल्स, सी बेसोफिल्स एंड डी प्लेटलेट्स। देखिए सारी ये ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली, लेकिन जो लिम्फोसाइट इनकी ग्रोथ की बात करें या डिवाइडेशन की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा डिवाइड कौन करती हैं, तो यहाँ पर है अपने लिम्फोसाइट्स। देखिए रूल क्या होता है कि रेडियोलॉजी के अंदर कि जो सेल्स सबसे ज़्यादा डिवाइड करती है या जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो सेल्स क्या होती हैं कैंसर के रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, जल्दी बढ़ती हो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करती हो, ऐसी कोशिकाएं क्या होती है रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकती हैं कि इनमें सब में से क्या होती है लिम्फोसाइट्स सामान्यतः क्या होती है कंसिडर की जाती है मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स से एक प्रकार की वाइट ब्लड के सेल्स होती है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है अपने इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये पार्टिकुलरली रेडिएशन से सेंसिटिव होती है क्योंकि ये रैपिडली, यहाँ पर इसका आंसर छुपा है, रैपिडली डिवाइड करती है ये, और रिलेटिवली इसका जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, वो भी बहुत छोटा होता है। एज ए रिजल्ट होता क्या है कि इसके जो डीएनए होता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है डैमेज होने से, रेडिएशन से डैमेज होने के प्रति, ठीक है। तो विच कैन इंटरफेयर विद देयर फंक्शन एंड सर्वाइवल, जो कि इसके फंक्शंस के अंदर भी और इसके सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के अंदर भी क्या करता है इंटरफेयर करता है अगर डीएनए उसका डैमेज होने लगता है तो, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स प्लेटलेट्स ये भी एक प्रकार की ब्लड सेल्स ही होती हैं, लेकिन ये जनरली क्या कंसिडर की जाती है लेस सेंसिटिव टू रेडिएशन कंपेयर टू लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है पोस्टीरियरली बायोट्विंग रेडियोग्राफ आर रिकमेंडेड फॉर एन अडल्ट रिकॉल पेशेंट विथ कैलिकल कैरीज और एट इंक्रीज रिस्क ऑफ कैरीज एट विच टाइम ऑफ इंटरवल। या क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोस्टीरियर बायोट्विंग रेडियोग्राफ है, यानी ऐसे पेशेंट जिनके दांतों का क्षय होने का डर है या दांतों का क्षय हो रहा है, रिस्क है उनके अंदर, या फिर दांतों का क्षय हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो रेडियोग्राफ होता है वो कितने इंटरवल के बाद में रिकमेंड किया जाता है। और रेडियोग्राफ कौन सा रिकमेंड किया जाएगा यहाँ पर, बायोट्विंग रेडियोग्राफ, ठीक है, पोस्टीरियर बायोट्विंग रेडियोग्राफ, इसको रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा। तो इसका टाइम इंटरवल कितना होता है एक बायोट्विंग रेडियोग्राफ करवाने से दूसरे बायोट्विंग रेडियोग्राफ करवाने के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसके बारे में पूछा गया है। कैरीज का मतलब होता है दांतों का क्षय होना। ऑप्शन ए है एवरी 3 मंथ्स, बी 3 to 6 मंथ, सी 6 to 18 मंथ एंड डी 18 to 13 मंथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
16 to 18 मंथ, 6 से 18 महीनों के अंतराल के बाद एक पोस्टीरियर बायोटिमिक रेडियोग्राफ रिकॉल किया जाता है पेशेंट को। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकती हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है और ये इंटरवल होता है बेसिकली प्रोफेशनल जो डेंटिस्ट होता है उसके जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोस्ट कॉमन व्यू इज यूज्ड मेमोग्राफी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। मेमोग्राफी में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए निम्न में से कौन सा जो व्यू है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू, बी है क्रेनियोकोडल, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। देखिए एमएलओ और सीसी व्यू तो जनरली किए ही जाते हैं एक स्क्रीनिंग के लिए, मेमोग्राफी के लिए। और एक और जो व्यू होता है वो यहाँ पर है मीडियो लैटरल। ठीक है, मीडियो लैटरल ये क्या है? देखिए ये तो सीसी व्यू गया क्रेनियोकोडल, ठीक है, और ये मीडियो लैटरल ओब्लिक हो गया, और एक यहाँ पर है मीडियो लैटरल, ओनली मीडियो लैटरल। ये स्क्रीनिंग की बात करें अपन तो स्क्रीनिंग के अंदर ये दो ही करवाए जाते हैं। ठीक है, क्रेनियोकोडल एंड मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर यू चेक फॉर ब्रीदिंग, हाउ लॉन्ग शुड दिस चेक लास्ट। यदि आप सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान आपको ब्रीदिंग को कितने लंबे अंतराल के तक चेक करनी चाहिए, समय के कितने अंतराल तक चेक करनी चाहिए? ऑप्शन ए है, डो नॉट चेक टू ब्रीथ कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, हम ब्रीथ को चेक नहीं करेंगे, कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन देंगे। ऑप्शन बी है 2 सेकेंड्स, सी 5 सेकेंड एंड डी नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स। हमें यहाँ पर क्या होता है कि सीपीआर दे रहे हैं तो उस वक्त आप ब्रीदिंग को चेक कर रहे हैं तो अधिकतम आप 10 सेकेंड ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। 10 सेकेंड तक हमें ब्रीदिंग को चेक करना है। यदि ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो चेस्ट कंप्रेशन वापस से हमें स्टार्ट करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर नॉट कनेक्टिव टिश्यू। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन बी है ब्लड, ऑप्शन डी है एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन सी है इलास्टिक कार्टिलेज एंड ऑप्शन ई है बोन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, देखिए ये जो चारों हैं, यहाँ पर ब्लड है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक कार्टिलेज और बोन, ये आपस में कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं और एक जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो एक प्रकार का क्या है, एपिथेलियम है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कैटेगरी के अंदर आता है। और आप जानते होंगे कि ये जो ब्लैडर है अपना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर है और यूरिथ्रा है, उनके लाइनिंग बनाने के बेसिकली इसका काम होता है लाइनिंग बनाने का। और इसके अंदर एक रिसेप्टर, स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं अपन स्ट्रेस रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11, द सैजिटल प्लेन डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी इनटू। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैजिटल प्लेन ह्यूमन बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑप्शन ए है अपर एंड लोअर पोर्शंस, बी है लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, सी सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन एंड डी वेंट्रल एंड डोर्सल पोर्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस। देखिए सैजिटल प्लेन होता है वो बॉडी को 2 लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस के अंदर डिवाइड करता है। बात करें हम मीडियन प्लेन की, जिसको हम मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, यदि सैजिटल प्लेन एकदम मध्य से गुजरे बॉडी के और 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे तो उसको अपन कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। उसके अंदर जो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन बनते हैं बॉडी के वो इक्वल बनते हैं मीडियन प्लेन के अंदर या फिर मिड सैजिटल प्लेन के अंदर। ठीक है, तो सैजिटल प्लेन लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है एंड जो कोरोनल प्लेन होता है वो वेंट्रल एंड डोर्सल पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है। इसी प्रकार जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन के अंदर बॉडी को डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस है ऑप्शन ए वाटर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन बी एयर बॉर्न डिजीज, सी फूड बॉर्न डिजीज, डी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर बॉर्न डिजीज। देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, जो इसके जो फैलने के जो चांसेस होते हैं टीबी के
वो बेसिकली जब भी पेशेंट छींकता है या फिर खांसता है तो उसके जो लंग्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, वो खांसने या छींकने से उसके वाटर के ड्रॉपलेट होती हैं उससे बाहर आते हैं। जैसे वो एयर में आते हैं और किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो जब हेल्दी पर्सन उसको अंदर इनहेल कर लेता है तो उस दौरान क्या है, उसके भी जो लंग्स होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। तो टीबी एक तरह की प्राइमरी ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि एयर के थ्रू इन्फेक्टेड होती है या फैलती है इंडिविजुअल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुपरफिशियल एक्सरे थेरेपी इंक्लूड एक्सरे ऑफ पोटेंशियल रेंजिंग फ्रॉम। सुपरफिशियल एक्सरे थेरेपी के अंदर जो एक्सरे की पोटेंशियल रेंज होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5 to 50 किलोवाट्स, बी 50 to 150 किलोवाट्स, सी 100 to 150 किलोवाट्स, डी 150 to 300 किलोवाट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 to 150 किलोवाट्स। देखिए जो सुपरफिशियल एक्सरे थेरेपी होती है उसके लिए जो पोटेंशियल यूज की जाती है एक्सरे की, यानी कि एनर्जी की रेंज होती है वो 150 to 150 किलोवाट्स होती है, जो कि लो एनर्जी की एक्सरेज होती हैं जिनकी की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है और सुपरफिशियल ट्यूमर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। निम्न में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए साउंड, बी लाइट, सी इंफ्रारेड एंड डी अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है साउंड वेव्स। ये एक वेव्स होती हैं जिस प्रकार से अपने जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसके अंदर भी कौन सी वेव होती हैं? साउंड वेव्स ही होती है। बाकी की जो तीनों है लाइट, इंफ्रारेड एंड वोलेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आती है। आप देख सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स एंड विजुअल स्पेक्ट्रम, ये सभी इसी की कैटेगरी के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच एक्सरे प्रोजेक्शन इज यूज टू एवेलुएट ट्रॉमा और पैथोलॉजी इन ह्यूमरस। ह्यूमरस के अंदर ट्रॉमा और पैथोलॉजी को इवेलुएट करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है AP, बी एक्सियल, सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। AP और एक्सियल दोनों ही प्रोजेक्शन किए जाते हैं अपनी ह्यूमरस बोन के। आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल प्रोजेक्शन होता है ह्यूमरस बोन का वो किस तरह से किया जाता है। आप देख सकते हैं ये AP प्रोजेक्शन है और ये इसका एक्सियल प्रोजेक्शन है। ठीक है, दोनों के द्वारा क्या होता है, इसका कोई भी फ्रैक्चर या पैथोलॉजी होता है उसको वैल्यूएशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन द IVU स्टडीज। IVU स्टडीज़ के अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया जाता है? IVU स्टैंड फॉर इंट्रावीनस यूरोग्राफी। ऑप्शन ए है यहाँ पर बेरियम सल्फेट, बी है मैग्नेविस्ट, सी है अल्ट्राविस्ट एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो एक प्रकार का नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है, ये तो होगा नहीं। बेरियम सल्फेट अपने GI ट्रैक्ट है उसकी स्टडीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नेविस्ट है वो एक MRI कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, तो इसका भी ऑप्शन में नहीं होगा ये भी। तो बचा कौन सा है? अल्ट्राविस्ट। अल्ट्राविस्ट का यूज हम IVU के अंदर करते हैं जो कि लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है और नॉन आयनिक होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अल्ट्राविस्ट की अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग डोज के अंदर ये उपस्थित होते हैं। इनकी जो आयोडीन कंटेंट होता है उसके अनुसार 150, 240, 300, 370। और नॉन आयनिक मोनोमर्स की कैटेगरी के अंदर अपना आयोक्सोल भी आता है जिसको ओमनियोपेक कहते हैं अपन। इसी की कैटेगरी के अंदर आयोबारसोल, आयोप्रोमाइड, आयोपेंटोल एंड आयोपामेडोल ये आते हैं। और अल्ट्राविस्ट जिसका सेकंड नेम होता है आयोप्रोमाइड ही। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एंटी स्लेजिंग एजेंट यूज्ड इन फिक्सर इज। फिक्सर के अंदर एंटी स्लेजिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है बोरिक एसिड, बी है एसिटिक एसिड, सी है सोडियम सल्फेट एंड डी है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बोरिक एसिड होता है वो ही एंटी स्लेजिंग एजेंट या सिक्वेस्टिंग एजेंट का काम करता है। बाकी की जो तीनों है एसिटिक एसिड ये एक प्रकार का एक्टिवेटर होता है एसिटिक एसिड, और सोडियम सल्फेट है या फिर सोडियम सल्फाइड है उसका इस्तेमाल कुछ अलग होता है, और सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल एक तरह से क्षार के रूप में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं जो फिक्सर के जो कंटेंट है यहाँ पर दिए गए हैं। एक्टिवेटर या एसिडिफिकेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फिक्सिंग या क्लियरिंग एजेंट के रूप में अपन हाइपो का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट है,
और अमोनियम थायोसल्फेट है। हार्डिंग एजेंट के रूप में हम पोटासियम एलम का इस्तेमाल करते हैं जो कि जिलेटिन को हार्ड करता है। प्रिजर्वेटिव यानी संरक्षक के रूप में हम सोडियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो कि हमने यहाँ पर देखा था सोडियम सल्फेट, ये तो सोडियम सल्फेट है, लेकिन हम यहाँ पर इस्तेमाल किसका करते हैं, सोडियम सल्फाइड का, Na2S का, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन से बचाती है किसको, हाइफो को। यहाँ पर बफर का जो काम करता है वो एसीटेट करता है जो कि pH को मेंटेन करता है, और एंटीस्लाइजिंग या सिक्वेस्टिंग एजेंट का जो कि काम करता है वो है अपने यहाँ पर बोरिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है GRF या फिर GFR मेजरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से निम्न में से किसके द्वारा GFR का मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है आयोडोहिफ्यूरेट, सी टेक्नीशियम 99 मेटा Mg MEG3, बी टेक्नीशियम 99 मेटा DTPA, डी टेक्नीशियम 99 मेटा DMSA। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी टेक्नीशियम 99 मेटा DTPA, ठीक है। देखिए टेक्नीशियम 99 मेटा DTPA का ही इस्तेमाल बहुत सी जो इमेजिंग प्रोसेस होते हैं उनके अंदर भी किया जाता है, जैसे कि ब्रेन की इमेजिंग है, किडनी की इमेजिंग है, लंग इमेजिंग है, और साथ ही साथ अपने जो प्राइमरीली मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेज़र करने के लिए किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन के लिए किया जाता है टेक्नीशियम 99 मेटा DTPA का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किडनी, ब्रेन, लंग और ग्लोमेरुलर यानी कि GFR के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का रेडियो ट्रेसर एलिमेंट होता है टेक्नीशियम 99 मेटा DTPA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन आर, आयनाइजिंग रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए है मे बी डिस्क्राइब एज स्टोकास्टिक एंड नॉन स्टोकास्टिक, इसके स्टोकास्टिक एंड नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट हो सकती हैं। बी है आर ड्यू ओनली टू द डेथ ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स, इसके द्वारा केवल ही सिर पे बायोलॉजिकल सेल्स की डेथ होती है, सिर पे, यहाँ पर ओनली दे रखा है तो यानी कि केवल। ऑप्शन नंबर सी है और इंडिपेंडेंट ऑफ अब्जॉर्ब डोज, अब्जॉर्ब डोज से अस्वतंत्र होता है। ऑप्शन डी है ऑलवेज बिकम अपीयरेंट आफ्टर ए शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, समय के छोटे से अंतराल के बाद जस्ट बाद ही यह अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मे बी डिस्क्राइब्ड एज स्टोकास्टिक एंड नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पर बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है रेडिएशन का, वो सेल्स को डैमेज भी कर सकता है और सेल्स की डेथ भी कर सकता है। यहाँ पर केवल सेल्स की डेथ नहीं हो सकती, ठीक है, तो डैमेज भी हो सकता है, सेल्स वापस रिकवर भी होती हैं रेडिएशन के द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत होता है कि ये अब्जॉर्ब डोज के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, ये भी बात गलत है क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है, जितनी अब्जॉर्ब डोज होती है उस हिसाब से जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसलिए गलत होता है कि इसके जस्ट छोटे से अंतराल के बाद ही अपीयर नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद भी अपीयर होते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑप्शन गलत होते हैं, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही निकलता है। इसलिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द साइज ऑफ बैटविंग फिल्म इज, बैटविंग फिल्म का साइज कौन सा होगा निम्न में से। ऑप्शन ए 32/41 mm, ऑप्शन सी 57x76 mm, ऑप्शन बी 57x35 mm, ऑप्शन डी 75x90 mm। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32x41 mm। तो ये आपको याद रखना है कि जो बैटविंग फिल्म होती है जिनको कि मुंह के अंदर लगाया जाता है और एक स्पेसिफिक क्राउन का ये इसकी जो इमेजिंग करती है ये, तो इसमें यूज होता है और इसका साइज होता है 32/41 mm। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।